नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। बताया बार बार ये जाता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज की तारीख में चुनावी मझधार में फंसी समाजवादी पार्टी की नैया का खेवैया कौन होगा, प्रदेश और देश की तो छोड़ दीजिए, खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं मालूम है। चाचा ने जिलाध्यक्षों से कहा कि वो चुनाव की तैयारी करें, तो भतीजे की बैठक में उन्हीं लोगों ने अखिलेश से एकला चलो का आह्वान कर दिया। हालांकि चाचा कह रहे हैं कि तख्तो ताज पर उनकी नजर नहीं है, ये बात स्टैम्प पेपर पर लिखने को तैयार हैं, लेकिन सौतेली मां की साजिश की खबर से सीएम के साथ ही चौकन्ने हो चले हैं। बेटे को अब पिता पर एतबार नहीं तो भतीजे को चाचा पर भरोसा नहीं। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का दावा है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मुलायम परिवार का असली वारिस कौन होगा ये फैसला हो न हो, लेकिन तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि ने ऐलान कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी तो सिर्फ और सिर्फ स्टालिन होगा, यानी छोटे और लाडले बेटे। सत्ता की जंग सिर्फ सियासत में ही नहीं है, पैसे की पोटली पर कुंडली मारे बैठे बीसीसीआई भी क्रिकेट की सफाई को लेकर तैयार नहीं दिखता। लेकिन कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि आप हंसकर माने या रोकर, आपकी मर्जी। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश तो आपको माननी पड़ेगी। तो सरहद पार तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी 7 पाक रेंजर्स को ढेर कर यह पैगाम पहुंचा दिया है कि अब समझाने बुझाने का दौर बीत चुका है। देश के दूसरे राज्यों में और क्या खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं बीसीसीआई का। जी हां, परेशानी में बीसीसीआई और सुप्रीम कोर्ट ने जो तलवार लटकाई है वो अब कहीं थमने वाली नहीं है। जो जंग है वो कैसे किस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है, रुक करते हैं। क्रिकेट की कालिख धोने पर आमादा है सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई को दो टूक कह दिया है कि उसे लोढ़ा कमेटी की तमाम सिफारिशें माननी होंगी। कोर्ट ने बीसीसीआई के खाते से किसी भी राज्य क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को फंड देने पर पाबंदी जड़ दी है। लगे हाथ कोर्ट ने बीसीसीआई के मुखिया से 3 दिसंबर तक इस सवाल का जवाब भी मांगा है कि वो सुधारों को कैसे लागू करेंगे। कि भारतीय न्याय प्रक्रिया पर, न्यायालय पर हमारा पूर्ण विश्वास है और जो भी कोर्ट का निर्णय निर्देश होगा बीसीसीआई उस पर पूरी तरह से विचार करेगी और जो हमारे राज्य के क्रिकेट संघ हैं उनको भी उससे अवगत करवाया जाएगा। कुछ दिनों पहले तक जिन्हें लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना कबूल नहीं था, अब वो इस आदेश को सिर आंखों पर ले रहे हैं। न्यायालय के सारे हुक्म अक्षरशः कबूल हैं, लेकिन बीसीसीआई के सुर यूं ही नहीं बदल गए। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आपको क्रिकेट की गंदगी साफ करनी पड़ेगी, मन से करें या बेमन से। मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कर दिया है कि अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के 3 दिसंबर तक खुद पेश होकर हलफनामा दायर करें और ये बताएं कि वे कब इन सिफारिशों को लागू कर रहे हैं और अब तक इसमें आनाकानी क्यों करते रहे। यही नहीं, इस दरमियान उन्हें लोढ़ा कमेटी के साथ संवाद करना होगा और ये बताना होगा कि ये सिफारिशें कैसे लागू की जा सकती हैं। मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी, लेकिन तब तक बीसीसीआई किसी स्टेट बोर्ड या संघ को एक पाई भी नहीं दे सकता, भले ही कोई मैच रद्द हो जाए। फैसले के मुताबिक लोढ़ा कमेटी एक स्वतंत्र ऑडिटर भी नियुक्त करेगा जो बीसीसीआई के तमाम ठेकों की जांच करेगा। कोर्ट ने बीसीसीआई के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लिमिट भी तय करने को कहा है और जस्टिस लोढ़ा ने इस पूरे फैसले का स्वागत किया है। The Supreme Court has done what it thought was best for implementation of its order, and so let's see how the things are taken forward. Thank you. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को है तो वो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की हेकड़ी गुम कर उसे आईसीयू में पहुंचा दिया है। कि आज तक बीसीसीआई में जो भी हो रहा था पैसे के दम पे हो रहा था और अनाधून पैसा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को देते थे और जो बोलते थे स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन करता था। उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। आईसीयू में पड़ा हुआ है पूरा बीसीसीआई का ऑफिशियल्स। तो अब आगे देखिए होता है क्या। आपको याद होगा सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
और सुनवाई के दौरान बीसीसीआई को जमकर लताड़ भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आप लोग कोर्ट के आदेशों में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। दरअसल लोढ़ा कमेटी का भी मानना है कि बीसीसीआई सिफारिशों को लागू करना नहीं चाहती, लिहाजा इसके वर्तमान पदाधिकारियों को हटा देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अभी ऐसा आदेश नहीं दिया है। आपको ये भी याद होगा कि जनवरी 2016 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई में कई बदलावों के सुझाव लोढ़ा कमेटी ने दिए थे और ये सुधार 30 सितंबर तक लाने के आदेश सर्वोच्च अदालत ने दिए। लेकिन दौलत के घमंड में चूर बीसीसीआई ने अधिकांश अहम सुझावों को लागू करने से कन्नी काट ली थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की बखिया उधेड़ी है और 30 दिसंबर को दूसरी डेडलाइन तय कर दी है। दरअसल बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के फेडरेशन बनाने, रोजमर्रा के काम के लिए सीईओ अपॉइंट करने, एपेक्स काउंसिल बनाने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में कैग का रिप्रेजेंटेटिव रखने की बात तो मान ली है, लेकिन 70 से ज्यादा के ऑफिशियल्स की छुट्टी करने वाली बात नहीं मानी है। अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो 75 पार कर चुके मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और मराठा क्षत्रप शरद पवार की छुट्टी तय हो जाएगी। वहीं 71 पार कर चुके तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पूर्व बीसीसीआई बॉस एन श्रीनिवासन को भी कुर्सी छोड़नी होगी। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की 1 पर्सन 1 पोस्ट वाली सिफारिश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा करने से खुद अनुराग ठाकुर को एक पद छोड़ना पड़ेगा। उन्हीं की तरह बीसीसीआई के सेक्रेटरी अजय शिर्के भी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो वहीं अनिरुद्ध चौधरी बीसीसीआई की ट्रेजरर होने के साथ साथ हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी। यानी पूरा खेल ज्यादा से ज्यादा पैसा और पावर पर कंट्रोल का है और लूट की ये संस्कृति भी सर्वदलीय सहमति से जारी है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही क्यों करें, मीडिया कर्मियों से लेकर क्रिकेट से जुड़े अधिकांश लोगों को ये दाग अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उन सभी के चेहरों की रौनक इस मिले जुले भ्रष्टाचार से ही आती है। और पूरे खेल में अगर कोई मायूस, हताश या निराश है तो वो है आम क्रिकेट प्रेमी, जिसकी आंखों के सामने भद्र जनों का खेल खिलवाड़ में तब्दील हो गया है। लोढ़ा कमेटी और सुप्रीम कोर्ट इस सूरत को बदलने में जुटी हैं और लगता है बदल कर रहेंगी। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो एक तरफ लोढ़ा कमेटी आमादा है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि वो बीसीसीआई की गंदगी को साफ करके रहेगा, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने भी तय कर लिया है कि अब किसी भी तरह से हैकर्स के हाथ किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं लग सकती। जी हां, देश में 32 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड का डेटा हैक होने से मची खलबली के बाद पीएमओ के निर्देश पर कैबिनेट की मीटिंग में अब मोबाइल लाने पर बैन लगा दिया गया है। खतरा है कि मोबाइल हैकिंग का किस तरह से, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इक्कीसवीं सदी मोबाइल क्रांति की सदी है। विकास की रफ्तार का आधार बनी इस टेक्नोलॉजी ने जीवन को कई नए आयाम दिए हैं, लेकिन इसके कई खतरनाक पहलू भी सामने आ रहे हैं। ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, डेबिट कार्ड हैकिंग और अब तो मोबाइल भी हैकिंग की साजिश से अछूता नहीं है। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में मोबाइल पर बैन लगा दिया है। पीएमओ के निर्देश पर केंद्रीय सचिवालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें सभी निजी सचिवों से कहा गया है कि वे मंत्रियों तक ये संदेश पहुंचा दें कि कैबिनेट या कैबिनेट समिति की होने वाली बैठक में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। देश की खुफिया एजेंसीज को शक है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन और पाकिस्तान के हैकर्स मंत्रियों के मोबाइल भी हैक कर सकते हैं, जिससे कैबिनेट की बैठक की अहम जानकारियां लीक हो सकती है। इतना ही नहीं, साउथ ब्लॉक, जहां पीएमओ, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं, इसे नो स्मार्टफोन जोन घोषित कर दिया गया है। यानी सभी अहम कार्यालयों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। इससे हैकिंग की संभावना बढ़ सकती है। इस मामले का एक और पहलू भी है, वो है मंत्रियों का मोबाइल प्रेम। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड पर बैठक ले रहे थे और बैठक के दौरान कुछ मंत्री मोबाइल इस्तेमाल करते नजर आए, जिससे प्रधानमंत्री नाराज हो गए।
और बैठक के दौरान मंत्रियों को मोबाइल बाहर छोड़कर बैठक में आने की हिदायत भी दी। लेकिन इस बार मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। भारत में ये पहला मौका है जब कैबिनेट की मीटिंग में मोबाइल लाने पर बैन लगाया है। हालांकि कई देशों में ये नियम पहले से लागू है। ब्रिटेन में 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कैबिनेट की बैठकों में मोबाइल दूर रखने के निर्देश दिए थे। वहीं 2014 में फ्रांस में भी ऐसा ही प्रतिबंध लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक खबर के मुताबिक तो ब्रिटेन में जासूसी के डर से एप्पल वॉच को भी कैबिनेट मीटिंग में लाने से मना कर दिया गया। दरअसल साइबर वॉर 21वीं सदी की सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती है। पिछले कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान के हैकर्स के द्वारा भारत सरकार की नेटवर्क को निशाना बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन हालात में कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी लीक होना खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और कैबिनेट में मोबाइल की एंट्री पर पूरी तरह बैन लग चुका है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। जाहिर है मोदी सरकार के मंत्री थोड़े नाराज होंगे, लेकिन अब ये सिर्फ मोदी सरकार के केंद्र के मंत्रियों के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में राज्य के मंत्री भी इसके लिए तैयार रहे। बहरहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही पारिवारिक कलह की। कैसे महाभारत और रामायण दोनों का मिश्रण हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत। अयोध्या और अगर हम कहें अवध का ताज पहनने को बेताब उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और उनका परिवार। तो परिवार के बीच संघर्ष की गवाह बनी थी कुरुवंश के राजाओं की राजधानी हस्तिनापुर, और आज एक बार फिर से उत्तर भारत की भूमि देख रही है सबसे शक्तिशाली परिवार का महासंग्राम। चाचा भतीजे के बीच छिड़े सियासी शतरंज के इस खेल में हर दिन एक नई चाल चली जाती है। एक पल में चाचा भारी पड़ता दिखाई देता है तो दूसरे पल में भतीजा, और अब तो इस सियासी खेल में रिश्ते भी उलझते दिखाई दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक शिवपाल यादव ने ली जिसमें अखिलेश नहीं पहुंचे, और बाद में खुद अखिलेश ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। 24 तारीख को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है, लेकिन ठीक एक दिन पहले 23 तारीख को अखिलेश ने भी विधायकों की बैठक बुला ली। सवाल यह है कि चाचा भतीजे की इस संग्राम में क्या यूपी के विकास का मुद्दा पीछे छूट गया है? पार्टी को इस पारिवारिक कलह से कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है? और इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी समाजवादी पार्टी से वहां की राज्य मंत्री जूही सिंह, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वैदिक साहब, स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को, इस परिवार को जितना करीब से आप जानते हैं, बहुत कम पत्रकार जानते हैं। चाचा से भी, भतीजा से भी, पिताजी से भी, सबसे आपकी बात हुई है। परिवार के भीतर ये क्या चल रहा है? पूरा देश देख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है सारे मुद्दे, विकास, राज्य, जनता, लोक कल्याण सब पीछे है, और परिवार के भीतर सत्ता का लोभ इतना ज्यादा हावी हो गया है कि सब कुछ रिश्ते नाते पीछे छूट गए हैं। लगभग वही बात मैं कह रहा हूं कि जो कुछ विवाद चल रहा है इसके कारण समाजवादी पार्टी की छवि पर भी लोगों को संदेह हो रहा है, और ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में क्या होगा। लेकिन मुझे तीनों लोग, अखिलेश, शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी, तीनों ये कह रहे हैं कि ये तो सब हल हो जाएगा, चिंता की कोई बात है नहीं। और मुझे तीनों लोगों से कई बार मेरी बात हुई। मुझे लगता है कि ये मामला राजनीतिक उतना नहीं है, सत्ता का उतना नहीं है। ये व्यक्तिगत कुछ ऐसे मसले हैं कि जिन्हें लेकर बातें बिगड़ती जा रही हैं। जो दोनों तरफ के पक्षों से लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, और भावना में बहकर लोग फैसले कर लेते हैं। लेकिन ये इतने मामूली मसले हैं कि घंटा भर बैठकर अगर दिल खोलकर सारे लोग बात करें तो सारी समस्या हल हो सकती है जी। ये वास्तव में सत्ता की लड़ाई नहीं है जी।
ये लड़ाई बहुत ही व्यक्तिगत किस्म की और एक परिवार के अंदर जैसी होती है। ये क्या लड़ाई है? वेद प्रताप वैदिक साहब, ये बताइए, देश के दर्शकों को, आम आदमी को, सियासत को जो जानना चाहता है और जो समझना भी चाहता है, और उत्तर प्रदेश का आम आदमी जिसकी नजर में है कि 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से परिवार में लगभग सिर्फ यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता कहीं पीछे हाशिए पर चली गई है। अब जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि चाहे नेता लोग आपस में विवाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार, उसके कर्मचारी, अफसर, वो सब तो काम कर ही रहे हैं, काम तो चल ही रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कहती हैं कि आम जनता के मन पर इस सारे घटना चक्र का असर अच्छा नहीं पड़ रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तीनों लोग कहते हैं कि ये तो हल हो जाएगा, और इतने अच्छे तरीके से बैठ के आपस में बात करते हैं कि मुझे विश्वास होने लगता है कि हल हो जाएंगे। जब अभी इसी हफ्ते मैं अखिलेश के पास गया तो वहाँ शिवपाल जी बैठे हुए थे, दोनों चचा भतीजे जितना मुस्कुरा के हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका भी हंस हंस के जिक्र कर रहे थे। उससे मुझे लगा कि सारी बात ठीक है। लेकिन वैदिक साहब समझना ये चाहते हैं, वैदिक साहब समझना ये चाहते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे देश और राज्य की जनता के सामने आता है कि परिवार में कलह जबरदस्त चल रही है। मूल वजह क्या है इस तकरार की, वो बताइए। हाँ, अब मूल वजह तो पता नहीं क्या है, लेकिन है वो बहुत राजनीतिक नहीं है और सत्ता की नहीं है। आज कोई चिट्ठी भी प्रकाश में आई है, उन्होंने भी एक दृष्टिकोण सामने रखा है, ऐसी कई बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर वही बात है कि जो चिट्ठी में लिखी गई है, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत बात है, वो हल हो जाएगी। बातचीत अगर एक बार संवाद कायम हो जाए तो उसमें कोई मुझे बड़ा मुद्दा लगता नहीं है। वैदिक साहब, ऐसा लगता है आप भी धर्म संकट में फंस गए हैं। आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है कि सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन शब्द आते आते रह गए हैं। वो कौन सी बात है जो सत्ता की भूख में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कलह की वजह है, पारिवारिक परेशानी की वजह है? अगर जनता जानेगी, समझेगी तो शायद ज्यादा अच्छे से, आप कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता और आम आदमी को भी नहीं लगता होगा कि इस स्थिति में सरकारें काम कर सकती हैं। कर्मचारियों को भी लगता है कोई हमें वॉच नहीं कर रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। नहीं, एक अगर पूरी सरकार में मुख्यमंत्री और उनके पिता और चाचा के बीच में कुछ झंझटबाजी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकारी कामकाज रुक जाता है। लेकिन आपकी वो बात ठीक है कि उससे छवि बिगड़ती है। लेकिन आप देखें कि जो शिवपाल जी ने कहा परसों कि अगर हमारा बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेंगे, तो ये इसका कैसे क्या मतलब लगाएं? इसका एक मतलब ये भी लगा सकते हैं, जो मेरे कुछ पत्रकार मित्र लोग लगा रहे हैं, कि ये खबरों को एकदम झपट लेना है। इस समय देश में सबसे बड़ी खबर यही बन रही है। उत्तर प्रदेश बन रहा है, लखनऊ बन रहा है, परिवार की राजनीति बन रही है। आप और हम बैठ के यहाँ उस पर विचार कर रहे हैं, और भी कई चैनल्स विचार कर रहे हैं, अखबार संपादकीय लिख रहे हैं। इसका लाभ भी चुनाव में मिल सकता है। तो हो सकता है प्रदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप बने रहिए। वैदिक साहब, आप कह रहे हैं, वैदिक साहब को आपने सुना प्रदीप सिंह जी, कि ये परिवार के भीतर जो कुछ चल रहा है, रोजाना सुर्खियां बंटोरी जा रही है, इससे परिवार को फायदा हो सकता है, समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है, देश की जनता उनके साथ जुड़ने का ये जरिया हो सकता है। वाकई आप भी महसूस करते हैं प्रदीप सिंह जी? नहीं, देखिए, परिवार में एक दरार पड़ गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले घर और चूल्हा अलग हुआ, फिर दफ्तर अलग हुआ। देखिए, रहीम का एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ तो पड़ गई है रिश्तों में, और उसका असर आपको चुनाव में भी दिखेगा और चुनाव के बाद ज़्यादा दिखेगा। जिस तरह की लड़ाई चल रही है परिवार में सत्ता को लेकर, अब ये धीरे धीरे पिता पुत्र की लड़ाई में परिवर्तित हो गई है कि कौन किसके पास अधिकार ज़्यादा है। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं,
उनको लग रहा है कि वो पार्टी का चेहरा बन चुके हैं, उन्होंने विकास का काम किया है, उनके नाम पर वोट मिलेगा। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने अपने परिश्रम से, मेहनत से, खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है, उनको लग रहा है कि जब तक वो सक्रिय हैं पार्टी में वीटो का अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए। इसे मानने के लिए अखिलेश यादव तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उन पर बेवजह दबाव डाला जा रहा है और बाकी लोग जो हैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, उनका समय निकल गया है। ये नए और युवा नेतृत्व का समय है, इसलिए उन लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। जैसा कि आज चिट्ठी आई है उनके एक करीबी की, उससे बड़ा स्पष्ट है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं जी। लेकिन मुलायम सिंह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। अब ये पिता पुत्र की लड़ाई है, कौन झुकता है। देखिए, मुलायम सिंह यादव को अब इस उम्र में और इस राजनीति के जीवन के इस पड़ाव पर कुछ साबित नहीं करना है। भविष्य अखिलेश यादव का है। उन्हें सोचना है कि पिता से लड़कर उनका भविष्य बेहतर होगा या पिता के साथ जाकर। बोल रहे हैं प्रदीप सिंह जी, लेकिन एक बात जरूर बताइए, प्रदीप सिंह जी एक बात जरूर बताइए, क्योंकि आप देश की नब्ज को समझते हैं। आप जैसे पत्रकारों से देश की आम आवाम जो है वो कुछ समझने की कोशिश करती है। जब ये देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री की नीति पे मुख्यमंत्री के पिता और चाचा बतौर पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मुखिया इस तरह के सवाल उठाते हैं, तो क्या दोनों के बीच, तीनों के बीच आपस में बैठ के बात नहीं होती है? देखिए, बात होती है, लेकिन सवाल यह है कि कौन झुके। बात तो कई दौर की हो चुकी। अभी 3-4 दिन पहले भी लगभग 4 घंटे तीनों के बीच में बात हुई है, लेकिन उस बातचीत से कोई निकला नहीं, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और शिवपाल यादव से वो जिम्मेदारी ले ली जाए। मुलायम सिंह इसके लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव की दूसरी शर्त है कि उनके करीबी जिन लोगों को निकाला गया है उनको पार्टी में वापस लिया जाए। तो ये कई सवाल ऐसे हैं जिन पर कोई अपने रुख से हटने को, बदलने को तैयार नहीं है। देखिए, समझौता तो बातचीत से समझौता हो सकता है। समझौता तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष कम से कम थोड़ा थोड़ा झुकने के लिए तैयार हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो अब ये क्या पिता पुत्र के बीच की ये लड़ाई जो है वो किस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, वहां से क्या रुख लेती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में और नुकसान के लिए तैयार रहे। लेकिन परिवार इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है? परिवार के भीतर अहम और सत्ता की लड़ाई वाकई में जब इतनी बड़ी हो जाती है तो लोक कल्याण तो छोड़िए, खुद का कल्याण भी शायद पीछे छूट जाता है। बहरहाल हम नजर बनाए रखेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। लगातार हर दिन लगभग हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप दोनों का वेद प्रताप वैदिक जी और प्रदीप सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जूही सिंह जुड़ने वाली थी, नहीं जुड़ पाई है, किसी कारण से नहीं पहुंच पाई है। हालांकि वादा किया था उन्होंने हमसे कि वो कार्यक्रम में आएंगे। ईटीवी से जुड़ना और इस कार्यक्रम को देखना उन्हें बेहद पसंद है। क्यों नहीं जुड़ी है ये भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है, क्योंकि हम हर दिन आपको ऐसी बेटी से मिलवाते हैं जो एक अलग काम करती है, छोटी छोटी सफलता की मोती बीनती है। आज आपको मिलवाते हैं राजस्थान के सीकर की श्वेता से, जिनकी उम्र महज 13 साल है, लेकिन काम ऐसा कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सीखने की उम्र में सिखाने का जज्बा है श्वेता का शौक। कैसे? खुद ने इंटरनेट के जरिए, जो कि केंद्रीय विद्यालय में 9वीं क्लास में पढ़ती है, जर्मन भाषा को सीखा पहले, और सीखने के बाद दूसरी स्कूल के बच्चों को जर्मन भाषा सिखाने का, जी हां, जर्मन लैंग्वेज सिखाने का काम करती हैं ये 13 साल की बच्ची।
ये श्वेता की इच्छा शक्ति है कि उन्होंने पहले खुद इंटरनेट से पूरी भाषा को सीखा, समझा और उसके बाद दूसरों बच्चों को पढ़ाने का मन भी किया। पिछले 1.5 साल से वो ये कर रही हैं राजस्थान के सीकर में। ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।